Audio Jungle. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त मंत्री द्वारा घोषित 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को दी मंजूरी। सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड सुविधा के लिए भारत नेट के वास्ते और 19,041 करोड़ रुपए की राशि को भी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दी बड़ी राहत। कोर्ट ने केंद्र को आर्थिक मदद देने के दिए निर्देश। एनडीएमए को आर्थिक मदद की राशि तय करने के लिए कहा। केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार को कोलकाता के कुछ क्षेत्रों में कथित कोविड-19 नकली टीकाकरण शिविरों की मामलों की जांच करने का दिया निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में अगले 2 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा। प्रधानमंत्री ने जीएसटी के 4 वर्ष पूरे होने पर इसकी सराहना की। कहा, ये भारत के आर्थिक परिदृश्य में साबित हुआ है मील का पत्थर। डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगा प्रतिबंध 31 जुलाई तक के लिए बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक और डीजीसीए से विशेष रूप से अनुमति ले चुके विमानों पर प्रतिबंध नहीं होगा लागू। और खेल की खबरों में विंबलडन के तीसरे दिन महिला एकल में हुआ एक बड़ा उलटफेर। 5वीं वरीयता प्राप्त कनाडा की बियांका एंड्रेस्कू पहले दौर में हार कर हुई बाहर। एंड्रेस्कू को फ्रांस की एलिजे कॉर्नेट ने हराने में पाई सफलता। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस वक्त की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में हुई आज की कैबिनेट बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 2 दिन पहले एक बड़ा निर्णय घोषित किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कि जिनको कोविड के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे सभी क्षेत्रों को 6,28,000 करोड़ का मदद का एक पूरा खाका उन्होंने बताया था। आज मुझे खुशी है कि 2 दिन हुए और कैबिनेट ने आज उसको अप्रूवल भी दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि 2,60,000 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना को भी स्वीकृति दे दी गई है। इसमें कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए और आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि शामिल हैं। जावड़ेकर ने बताया कि इस ऋण पर ब्याज की दर 7 से 8.25% होगी। 2,60,000 के एक लोन गारंटी स्कीम एक कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स को मदद करने के लिए, और दूसरी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो पहले ही 2,70,000 करोड़ के लोन सैंक्शन हो गए हैं, इसमें और 1,50,000 जोड़ रहे हैं कि अब बैंक या वित्तीय संस्था जो लोन्स देंगे उसको गारंटी सरकार दे रही। और सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस वर्ष मई से बढ़ाकर नवंबर तक किए जाने की घोषणा को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना पर वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 93,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। इस बार सरकार ने फैसला किया है मई से नवंबर तक 6 महीने मुफ्त अनाज मिलेगा 80 करोड़ लोगों को, यानी ये 30 किलो होगा। किसी देश में 70 किलो अनाज प्रति व्यक्ति इस कोविड काल में आना
गरीब के लिए बहुत महत्वपूर्ण मदद। और मंत्रिमंडल ने डीएपी और फास्फोरस तथा पोटेशियम उर्वरकों के लिए घोषित 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त सब्सिडी को भी स्वीकृति दे दी है। विश्व भर में जो पौष्टिक खाद होता है डीएपी और पीएनके, उसके दाम बढ़े, लेकिन भारत के किसान को दाम नहीं बढ़ने चाहिए। इसलिए एक नया कार्यक्रम किया मोदी सरकार ने और 14,000 करोड़ रुपए की ये सब्सिडी दी है। तो कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 दिन पहले एक बड़ा निर्णय घोषित किया था कि जिनको कोविड के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्होंने ऐसे सभी क्षेत्रों को 6,28,000 करोड़ रुपए की मदद का खाका बताया था। कैबिनेट ने आज उसे भी मंजूरी दे दी। और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मंत्रिमंडल ने देश के 16 राज्यों के सभी आवास योग्य गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यनीति को मंजूरी दे दी है। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि ग्राम पंचायतों सहित लगभग 3,61,000 गांवों को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए कवर किया जाएगा। इंफॉर्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचे, इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। हर गांव में सड़क पहुंचे, हर गांव में बिजली पहुंचे और अब हर गांव में इंफॉर्मेशन ई-वे पहुंचे। ये है मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। आज देश के सारे गांव में बिजली पहुंच गई है। इसकी चर्चा भी होती रही है कई बार, संसद के अंदर, संसद के बाहर। और अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर कथित रूप से अनधिकृत लोगों की ओर से टीकाकरण कैंप लगाए जाने के मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मामले की जांच करने को कहा है और 2 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को भी कहा गया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने 25 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर इन टीकाकरण कैंपों की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग की थी। उन्होंने अपने पत्र में कोलकाता म्युनिसिपल क्षेत्र के कस्बा एरिया में अनधिकृत रूप से वैक्सीन लगाने का मामला उठाया था। इस पत्र के मुताबिक इन कैंपों में किसी भी लाभार्थी को वैक्सीन दिए जाने के बाद कोविन का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि कोविड से हुई हर मौत के लिए पीड़ित परिवार को वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। हालांकि ये राशि कितनी होनी चाहिए, इस पर कोर्ट कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अदालत ने कहा कि केंद्र इस संबंध में खुद गाइडलाइन बनाए। एनडीएमए को कितनी राशि हर पीड़ित के परिवार को दी जानी है, ये भी तय करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की मांग वाली याचिका पर यह आदेश दिया है। इससे पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मामला सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि संसाधनों के तर्कसंगत और विवेकपूर्ण इस्तेमाल का है। अगर राज्यों को हर मृत्यु के लिए 4 लाख रुपए के भुगतान का निर्देश दे दिया गया तो उनका आपदा प्रबंधन फंड खत्म हो जाएगा। इससे कोरोना से निपटने की तैयारी के साथ ही भूकंप, बाढ़, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी लड़ पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगा प्रतिबंध 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। डीजीसीए के सर्कुलर के अनुसार भारत आने और जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज पर जारी प्रतिबंधों को 31 जुलाई 2021 की मध्य रात्रि तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि ये पाबंदी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा मंजूरी प्राप्त सभी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो ऑपरेशन पर लागू नहीं होगी। साथ ही पहले से शेड्यूल्ड विमान सेवाओं को केस टू केस आधार पर अनुमति दी जा सकती है। भारत बायोटेक ने कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान ब्राजील और अन्य देशों में मीडिया में बड़े पैमाने पर कोवैक्सीन की खरीद प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश करने की खबरें आई हैं।
कंपनी ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ब्राजील के मामले में खरीद प्रक्रिया में सभी नियमों का पालन किया गया है। 29 जून तक भारत बायोटेक को ब्राजील से कोई अग्रिम भुगतान नहीं मिला है और न ही कोई टीके की आपूर्ति की गई है। भारत बायोटेक ने दुनिया भर के कई देशों में अनुबंध, नियामक अनुमोदन और आपूर्ति के लिए समान प्रस्ताव का पालन किया है, जहां कोवैक्सीन की सफलतापूर्वक आपूर्ति की जा रही है। विदेशों में कोवैक्सीन की कीमतों पर भारत बायोटेक ने कहा कि भारत के बाहर एक डोज की कीमत 15 से लेकर $20 रखी गई है। ब्राजील के लिए भी एक डोज की कीमत $15 ही रखी गई है। भारत बायोटेक को कई अन्य देशों से भी इसी रेट पर अग्रिम भुगतान प्राप्त हुआ है, जिसकी आपूर्ति प्रक्रिया के अंदर है। इस बीच देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से आज देश भर में 45,951 नए मामले सामने आए हैं। लगातार 48वें दिन दैनिक आधार पर स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या दैनिक नए मामलों से कम रही। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 45,951 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 60,729 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.92% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,37,064 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 817 लोगों की जान गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के 4 वर्ष पूरे होने पर इसकी सराहना की है। उन्होंने कहा है कि ये भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है। इसने करों की संख्या, अनुपालन बोझ और आम आदमी पर समग्र कर बोझ में कमी की है, जबकि पारदर्शिता, अनुपालन और समग्र संग्रह में काफ़ी वृद्धि हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर कल दोपहर 3 बजे डॉक्टरों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा है कि भारत को कोविड-19 से लड़ने सभी डॉक्टरों के प्रयासों पर गर्व है। 1 जुलाई राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में चिन्हित है। कल दोपहर 3 बजे @IMA-India.org द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर समुदाय को संबोधित करूंगा। अगली खबर, बीजेपी के महिला मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों की कल बैठक होने जा रही है। बैठक को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। पार्टी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन ने बताया कि बीजेपी संगठन में महिलाओं को 33% हिस्सेदारी दी गई है। कल की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और भावी कार्यक्रम तय किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि मोदी सरकार ने कोरोना काल के दौरान घोषित आर्थिक पैकेज में भी महिलाओं का खास ध्यान रखा है। A specific focus was given to women, either depositing the amount in their Jantan account or giving free rice or wheat or safeguarding their health area. So these are all the important aspects. And already the national president has announced of enrolling 2 lakh health workers to face any eventualities. So that vaccination and health workers, there are 2 areas that we are going to give a thrust on that. Apart from that in coming months, we are going to face the assembly elections in 5 states. In those states, the party has to gear up to face the election. A specific program would be there for those states. और अब अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक बड़ी खबर, कनाडा में सूरज की तपिश से लोग परेशान हैं। कनाडा के मौसम सेवा विभाग ने बताया कि मंगलवार को 49.5 डिग्री सेल्सियस का सर्वकालिक उच्च तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में तो हाल काफ़ी बेहाल है। कनाडा मौसम विभाग के अनुसार गर्मी ने 84 साल पहले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कनाडा में जब कोरोना की पाबंदियों में ढील दी जा रही है और लोग रेस्टोरों, समुद्र तटों पर और पार्कों में जाना चाहते हैं, तो तपते वातावरण ने उन्हें घरों में ही कैद होने के लिए मजबूर कर दिया है। वैंकूवर में पुलिस ने बताया कि शुक्रवार से दर्जनों लोगों की अचानक मृत्यु हुई। इनमें अधिकांश लोग बुजुर्ग थे या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त थे।
उत्तरी पश्चिमी अमेरिका और कनाडा पर हवा के उच्च दबाव को इस गर्मी का कारण बताया जा रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है और एक प्रस्ताव पारित कर बाइडेन प्रशासन से भारत को तत्काल कोविड सहायता देने का आग्रह किया है। अमेरिकी सांसद ब्रैड शर्मैन और स्टीव चौबॉट द्वारा पेश किए गए द्विदलीय प्रस्ताव के 41 सहप्रयोजक थे। उन्होंने माना कि जब अमेरिका में कोविड की स्थिति अत्यंत गंभीर थी, तब भारत ने अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर कुछ जरूरी चिकित्सा सामानों पर अपना निर्यात प्रतिबंध हटा दिया था। प्रस्ताव में यह भी माना गया है कि भारत का दवा उद्योग महामारी के वैश्विक समाधान का विशेष रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने अब तक 93 देशों को 66.36 मिलियन कोविड वैक्सीन की खुराक का निर्यात किया है। और अब खबरें खेल जगत की। टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों को लेकर पीवी सिंधु ने कहा है कि कोविड के चलते कुछ बाधाएं आईं, लेकिन अब तैयारियां सब ठीक ढंग से चल रही हैं और वो टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने को लेकर उत्साहित हैं। Preparations wise, yes, everything is going on well, sir, and yeah, they're just couple of weeks away, and yeah, back then unfortunately we it got postponed because of this COVID, but now it has arrived finally, and I hope things will be fine and everything will be good. But we have to be careful, and obviously we have to make sure that we maintain that social distancing and make sure we wear masks and keep sanitizing. But otherwise, yes, preparations are going on well, and yeah, I'm all set, and I'm really excited, looking forward for the Olympics. और अब बात विंबलडन में हुए बड़े उलटफेर की। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के तीसरे दिन महिला एकल में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। 5वीं वरीयता प्राप्त कनाडा की बियांका एंड्रेस्कू पहले ही दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। एंड्रेस्कू को फ्रांस की एलिजे कॉर्नेट ने हराने में सफलता पाई। कॉर्नेट ने मुकाबले को सीधे सेट में 6-2, 6-1 से अपने नाम करके दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। और उधर 16वीं वरीयता प्राप्त अनास्तासिया पाव्लुचेंको ने आसान जीत के साथ दूसरे दौर में जगह बना ली है। पाव्लुचेंको ने पहले दौर के मुकाबले में रोमानिया की एना बुरान को सीधे सेट में 6-2, 6-2 से शिकस्त दे दी। बात फुटबॉल की। यूरो कप के क्वार्टर फाइनल की लाइनअप तय हो गई है। खेल प्रेमियों को अंतिम 16 में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। विश्व चैंपियन फ्रांस और यूरो चैंपियन पोर्टुगल हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं। वहीं इंग्लैंड ने 56 साल बाद जर्मनी को नॉकआउट मुकाबले में हराने में सफलता पाई। क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुक्रवार और शनिवार को होंगे। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की दूसरी सबसे बड़ी प्रतियोगिता यूरो कप का रोमांच बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को समाप्त हुए राउंड ऑफ 16 के कई रोमांचक मुकाबले दर्शकों को देखने को मिले हैं। गत विजेता पुर्तगाल, विश्व कप विजेता फ्रांस, विश्व कप में उप विजेता क्रोएशिया और 3 बार के यूरो चैंपियन जर्मनी की टीमें हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इसी के साथ क्वार्टर फाइनल की लाइनअप भी तय हो गई है। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार की रात 9:30 पर 3 बार की चैंपियन स्पेन का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। स्पेन ने रोमांचक प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में विश्व कप की उप विजेता क्रोएशिया को 5-3 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। इस मुकाबले में स्पेन ने पहले आत्मघाती गोल किया और फिर 3-1 की बढ़त गंवाई। हालांकि अंत में अल्वारो मोराता और मिकेल ओयाजोबाल के अतिरिक्त समय में किए गए गोल से स्पेन ने मैच को अपने नाम कर लिया। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड ने विश्व कप चैंपियन फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हराकर 67 साल में पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में सफलता पाई। निर्धारित समय तक ये मुकाबला 3-3 की बराबरी पर रहा। पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस के युवा स्ट्राइकर किलियन एम्बापे पेनल्टी पर गोल नहीं कर पाए। प्रतियोगिता के दूसरे क्वार्टर फाइनल में विश्व की नंबर 1 टीम बेल्जियम का सामना 30 मैचों से अजेय चली आ रही इटली से होगा। बेल्जियम ने पिछले यूरो चैंपियन पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। वहीं प्रतियोगिता में अब तक एक भी मुकाबले नहीं गंवाने वाली इटली नॉकआउट दौर में ऑस्ट्रिया को 2-1 से हराने में सफल रही।
तीसरे क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य का सामना शनिवार को डेनमार्क से होगा। चेक की टीम ने प्रतियोगिता में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। नॉकआउट दौर में उन्होंने नेदरलैंड्स को 2-0 से हराने में सफलता पाई। वहीं डेनमार्क ने राउंड ऑफ 16 में वेल्स को एक तरफा मुकाबले में 4-0 से हराकर 17 साल बाद क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के अंतिम क्वार्टर फाइनल में देर रात इंग्लैंड का सामना यूक्रेन के साथ होगा। इंग्लैंड ने प्री क्वार्टर फाइनल में 3 बार की चैंपियन जर्मनी को हराकर न सिर्फ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई बल्कि इतिहास भी रच दिया। 56 साल के लंबे अंतराल के बाद इंग्लैंड किसी नॉकआउट मुकाबले में जर्मनी को हराने में कामयाब रही। इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-0 से हराया, वहीं यूक्रेन ने स्वीडन को 2-1 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। अगली खबर, नमामि गंगे अभियान का मकसद गंगा की अविरलता और निर्मलता को सुनिश्चित करना है। इसके लिए गंगा से सटे 5 राज्यों में STP और घाट बनाने के साथ ही अर्थ गंगा और जन गंगा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को गंगा स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए प्रयास हो रहे हैं। क्या है वर्तमान में उत्तराखंड में नमामि गंगे अभियान का हाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नमामि गंगे अभियान के तहत उत्तराखंड में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। निगरानी के लिए जिला गंगा समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। देवप्रयाग, गंगोत्री और बद्रीनाथ में सेप्टेज मैनेजमेंट के तहत हाउस होल्ड कनेक्टिविटी के कार्यों को शहरी विकास विभाग और पेयजल निगम को तेजी से पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जोशीमठ और ऋषिकेश में STP प्लांट बनाने का काम जारी है। गंगा की मुख्य धारा में 19 परियोजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें से 17 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। कुल मिलाकर 32 STP प्लांट बनाने थे, जिसमें से 30 बन चुके हैं। 2525 किलोमीटर की नमामि गंगे की लंबाई में 5 राज्यों के अंदर हमने कोई 344 के लगभग प्रोजेक्ट रखे थे, जिनमें से 35 प्रोजेक्ट उत्तराखंड में थे और उत्तराखंड के 35 के 35 प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 228.40 करोड़ की लागत से 46 घाटों और मोक्षदाह केंद्रों का निर्माण हो चुका है। फ्लड प्लेन जोनिंग में हुए किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को हटाने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अतिक्रमण हटाने का प्रयास भी हो रहा है। अर्थ गंगा प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न विभागों को गंगा के कायाकल्प के साथ ही गंगा बेसिन में लगे क्षेत्रों में रह रहे लोगों के आर्थिक विकास को एकीकृत करते हुए जिन विभागों द्वारा अभी तक कार्य योजना प्रस्ताव तैयार नहीं हुए हैं, उन्हें भी शीघ्र प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। वेटलैंड कंजर्वेशन के कार्यों को भी शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। वैसे तो आपने बहुत सारे आंदोलनों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज बात मैती आंदोलन की। उत्तराखंड राज्य में चलाए जा रहे इस आंदोलन का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है, जहां नव दंपति अपने विवाह को यादगार बनाने के लिए वैदिक मंत्रों के बीच पौधारोपण का काम करते हैं। तो क्या है ये आंदोलन, आइए देखते हैं हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट की ये खास रिपोर्ट। एक ऐसा आंदोलन जिसने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी मिसाल कायम कर चुका है। एक ऐसा आंदोलन जो न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुका है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के मैती आंदोलन की। पर्यावरण और प्रकृति को भावनात्मक रूप से जोड़ने की इस मुहिम में महिलाओं का विशेष योगदान होता है। इस आंदोलन में वैवाहिक जोड़ा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पेड़ लगाकर उसे अपना मैती बनाते हैं। उस पेड़ की देखरेख उसके मैती यानी मायके वाले करते हैं। इस आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत का कहना है कि जब लोग भावनात्मक रूप से वृक्षारोपण से जुड़ेंगे तो वो खुद ही उन वृक्षों की सुरक्षा भी करेंगे। इस पहल से जहां एक तरफ पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा तो वहीं रिश्तों में भी नयापन का एहसास होता रहेगा। मैती आंदोलन में कई भाव भरे गए हैं, जिससे लोग इस आंदोलन को आत्मसात कर रहे हैं। अब तक लगभग 7 लाख से अधिक शादियों में पेड़ लग चुके हैं। ये एक ऐसा भावनात्मक आंदोलन है जिसमें कोई पेड़ लग जाए तो वो हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि माँ अपनी बेटी के पेड़ को जरूर जिंदा रखेगी। इस मुहिम से जुड़ी महिलाएं इससे जुड़कर काफी खुश हैं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण कदम मानती हैं। और इसी के साथ हिंदी समाचारों की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप आज के कैबिनेट के बड़े फैसलों पर देख सकते हैं हमारा खास प्रोग्राम। लेकिन
जो कोविड से संबंधित दिशा निर्देश हैं, नियम हैं, उसका ज़रूर पालन कीजिए। और अगर आप वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं तो जल्दी से जल्दी वैक्सीन लीजिए अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Audio Jungle.